हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस। अब हमारा आज का टॉपिक है लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। अब ये हमारी थ्योरी क्या कहती है कि हमारा बाइमोलिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन को तो समझ लेना बहुत आसान है कि आपका ए जो है वो बी से मिला, उसने फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया और उससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। Thus, when two molecules A and B collide, their relative kinetic energy exceeds the threshold energy, and the result that the collision results in breaking of bond and formation of new bond. ये हमारा जो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस है उन्हें हम इजीली कोलिजन थ्योरी के बेस पे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट ए और बी मिले, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया और उससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके। अब लेकिन क्या हो यदि ये दो जो है मॉलिक्यूल जो है हमारा रिएक्टेंट ये केवल यदि रिएक्शन यदि केवल यूनिमोलिकुलर हो, बाइमोलिकुलर ना हो, मतलब दो मॉलिक्यूल ना हो, केवल एक ही मॉलिक्यूल हो, बट इट इज डिफिकल्ट टू अकाउंट फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यूजिंग द कोलिजन थ्योरी एंड द एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। जो हमारे एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है और कोलिजन थ्योरी है वो केवल किसे बता रही है, बाइमोलिक्यूल की हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। यदि मॉलिक्यूल एक ही हो, मतलब ए प्लस बी से प्रोडक्ट ना बन रहा हो, केवल ए से प्रोडक्ट बन रहा हो, इन सच अ रिएक्शन द मॉलिक्यूल एक्वायर the necessary activation energy by colliding with another molecule, then the reaction should obey second order kinetics। यदि एक दूसरे से मिलेगा तो क्या फिर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। एंड नोट द फर्स्ट ऑर्डर विच इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन सेवरल यूनिमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन। ने कहा कि जब एक दूसरे से मिलकर प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने कहा उनका जो है मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से जो है मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ए सेटिस्फैक्टरी थ्योरी ऑफ दीज रिएक्शंस वाज प्रपोज्ड बाय लिंडमैन इन 1923। अकॉर्डिंग टू हिम ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द फॉलोइंग मैकेनिज्म। का इस तरह से उनके बीच में रिएक्शन होता है, ए से मिलके क्या बनाएगा, एक एनर्जाइज्ड ए मॉलिक्यूल बनाएगा और इस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। A star is the energized molecule which has acquired sufficient kinetic energy to enable it to decompose। अब आपका ये एक energized molecule है जो decompose होकर product formation बनाता है। In the Lindemann mechanism, a time lag exists between the energization of A to A star and the decomposition of A star to product। एक समय लगता है उसमें A से A star बनेगा, उससे फिर product। During this time lag, A star can be re-energized back to A। मैंने कहा कि A से A star बनेगा, एनर्जाइज मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। उसने कहा लेकिन इस सब प्रोसेस में समय लगता है, इतने में आपका ए स्टार जो है वापस से री एनर्जाइज होके ए बना लेता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, वेन एवर अ रिलेटिव स्पीशीज इज प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट, इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है कि आपका जो है रेट ऑफ चेंज क्या है, वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कब रहेगा कि जब जितनी स्पीड से आपके रिएक्टेंट बन रहे हैं, आपका उतनी स्पीड जितनी का फॉर्मेशन हो रहा है उतनी स्पीड से, मतलब जो इंटरमीडिएट बीच का बन रहा है जितनी स्पीड से वो बन रहा है उतनी से डिकम्पोज हो जाए, तो तब हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर, तो हम अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे आपका। तो हमने ये लिया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बना है जो इंटरमीडिएट है बीच का, इसके ऊपर हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, तो इसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट कर दिया। इट मीन इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ से हम ए स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे। ए स्टार हो गया K1 A का स्क्वायर अपॉन K2 प्लस K3। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे पता करेंगे, रेट क्या है कि जितनी आपका जिस फ्रीक्वेंसी से इस ए स्टार से पी बनेगा तो वही हमारा रिएक्शन का रेट होगा, क्योंकि इससे प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ये किस फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, K3 A स्टार। अब हम क्या करेंगे, ए स्टार की वैल्यू हमने ऑटोमेटिकली निकाल ली, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्टार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में हम किसकी, ए स्टार की वैल्यू रख लेंगे। तो आर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K3 A स्टार अपॉन K2 A प्लस K3। एट हाई प्रेशर द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन विल बी डोमिनेंट। हाई प्रेशर पे क्या होता है, डीएक्टिवेशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, K2 बहुत बहुत ज़्यादा है K3 से। K2 क्या है, जब वापस से वो आपका रिएक्टेंट बना रहा है, तो हाई प्रेशर पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोमिनेंट होता है, तो K2 बहुत बहुत ज़्यादा है K3 से। तो हम क्या करेंगे,
K2 की जो हमारी जो आपका जो K2 जब बहुत बहुत ज़्यादा है तो K3 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आपका जो है क्या करेंगे, हम उसे आपका नेगलेक्ट कर देंगे। जब हमारा क्या है, K2 बहुत बहुत ज़्यादा है तो हमने उसे डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट कर दिया। ये हमारा डिनोमिनेटर में कि जो K3 था, चूंकि K2 बहुत बहुत ज़्यादा है तो इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अब केवल क्या रह गया, K1 इंटू K3 ए स्क्वायर अपॉन K2A। अब ए इससे इसके स्क्वायर से ये A कैंसिल हो जाएगा तो हमारा R क्या रह जाएगा, ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू K1 K3 ए स्क्वायर अपॉन K2A। ए से ए कैंसिल हो गया तो ये हमारा निकल के आ गया। सो द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये भी हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भले ही आपका वो जो है आपका यदि दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो उनका रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं होता, फर्स्ट ही ऑर्डर रहता है। अब कैसे होता है ये हमने देख लिया कि उससे कोई जो है वो एनर्जाइज मॉलिक्यूल बनेगा, वो एनर्जाइज मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनाता है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही रहता है। लेकिन ये सिर्फ हाई प्रेशर पे, यदि रिएक्शन जब यदि प्रेशर लो है तो ऑल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, सबके सब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या है, उस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा नंबर का स्टेप है, K3 से A3 जो आपका उस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K3। तो इस केस में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तेजी से हमारे क्या है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, K3 बहुत बहुत ज़्यादा है K2 से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इस वाली टर्म में हम जो हमारे डिनोमिनेटर वाली टर्म में अब हम क्या करेंगे, इस K2 को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि K2 बहुत छोटा हो गया, K3 बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब इक्वेशन हमारी कितनी रह जाएगी, K1 इंटू K3 ए स्क्वायर अपॉन K3, K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा, K1 A स्क्वायर। सो द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हाई प्रेशर पे तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, लेकिन दूसरी तरफ यदि रिएक्शन का जो है रिएक्शन लो प्रेशर पे हो रहा हो तो इस केस में वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई प्रेशर पे रिएक्शन का रेट क्या होगा और लो प्रेशर पे रिएक्शन का रेट क्या होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द रिएक्शन काइनेटिक्स शुड चेंज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू सेकंड ऑर्डर विद डिक्रीजिंग प्रेशर। यदि हम प्रेशर रिएक्शन का घटा देंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिएक्शन आपकी जो काइनेटिक्स है फर्स्ट ऑर्डर ना रह के सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। The theory of unimolecular reaction was further developed by Hinshelwood and refined by Rice, Ramsberger, Kessel and Marcus। इन्होंने फर्दर इसे जो है फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन किए, फर्दर इसे डिफाइन किया, जिसे हमने एडवांस्ड थ्योरी कहा यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की। और ये इन साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, राइस, रैम्सबर्गर, कैसल और मर्कस। इनके नाम के इनिशियल से ही इस थ्योरी का नाम है RRKM थ्योरी। ये इसमें हम ये जो है इनकी इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका जो है डिटेल में स्टडी करते हैं, और उस थ्योरी का नाम है हमारा RRKM, जो इसका एडवांस्ड वर्जन है लैंडमैन थ्योरी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।